नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे आपके जो भी HAL का एग्जामिनेशन होने वाला है और साथ में NMDC का, तो उसके लिए जो आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने एक सेट इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप लोग जो है प्रीवियस जो भी सेट्स आपके बनते जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो उस प्लेलिस्ट से। और देखिए, हमने करंट अफेयर का ही PDF आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC जेई हो गया, राजस्थान जेई हो गया, इसके अलावा कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर के या फिर जूनियर इंजीनियर जो वैकेंसी आपकी निकाली जाती है, तो आप लोग जो है ग्रेडअप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग इन सभी एग्जामिनेशन का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो है इसमें लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में डेली स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। और साथ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल एग्जामिनेशन वाइज भी आपको दिए जाएंगे। और ये देखिए, डिजाइन किए गए एक्सपर्ट के द्वारा, जो कि आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका ये मिलेगा। और ये सारे ब्रांचेस के लिए आपके अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर, तो इन सभी के लिए आपको जो है ये कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। सिर्फ आपको एक ही सुपर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेनी है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जेई की जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, इसका भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है डेली 9 बजे यूट्यूब पे आपको जो है लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाएंगे ग्रेडअप के चैनल पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक्सेस करने के लिए। और देखिए दोस्तों, जो ग्रेडअप सुपर का जो कोर्सेस आपका है, तो ये मंथली ड्यूरेशन पे आपका अवेलेबल है। जैसे आप 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का कोर्स आप लोग अवेल कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। तो आपको जो है ये अमाउंट पे नहीं करना है, यूज करो कूपन कोड प्रिव 45, तो आपका जो है प्राइस कम हो जाएगा। तो 45% फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे अभी चल रहा है अप टू 6 अप्रैल तक। तो आप जो है कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो देखिए, सेट नंबर 2 का आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। अब पहला सेट हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो जो लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका है कि द रिक्वेस्ट और रिप्लाई प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजेस ऑन द इंटरनेट नेटवर्क इज कॉल्ड। तो देखिए, जो रिक्वेस्ट और जो रिप्लाई जो प्रोटोकॉल होता है, जो हम लोग इंटरनेट में एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन का, तो ये जो है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब वो प्रोटोकॉल कौन सा है। तो ये देखिए, यहाँ पे दिया आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर URL है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए, जो HTTP, जो कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, हम लोग इसे फुल फॉर्म इसका होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो है एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल की तरह ये वर्क करता है आपका। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप वेब पे, इंटरनेट पे कोई भी चीज एक्सेस करते हैं आप, तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं मतलब कहीं भी आपको मान लीजिए सर्वर है, कोई भी गूगल का सर्वर आपका हो गया, फिर जीमेल का सर्वर हो गया, तो वहाँ पे आप सबसे पहले आप रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने ब्राउजर के मदद से। तो यहाँ पे HTTP जो है, तो यही इसी के मदद से आप लोग सेंड करते हैं कोई भी रिक्वेस्ट हो गया आपका। जैसे आपने मान लीजिए कि आप अपना ईमेल आईडी ओपन करना चाहते हैं, तो आप ब्राउजर में टाइप कीजिएगा जीमेल, तो ये जो है HTTP सर्वर, यहाँ पे आप मतलब HTTP जो प्रोटोकॉल आपका है, तो ये वजह फंक्शन करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा जहाँ पे गूगल का सर्वर मतलब कि जीमेल का जो सर्वर होगा। अब वहां से देखिए रिस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ भी सेम जो मतलब आपका रहेगा ना HTTP, ये जो प्रोटोकॉल है, तो यही जो है रिस्पॉन्स की तरह यहाँ पे ये काम करेगा। तो रिक्वेस्ट के लिए और साथ में रिप्लाई करने के लिए भी जो प्रोटोकॉल मेनली जो आपका इंटरनेट पे काम करता है, तो वो है आपका HTTP। तो इसमें देखिए, जब आपका रिस्पॉन्स आएगा उधर से वापस में, तो उसमें जो है आपका स्टेटस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो आपने एक्सेस किया था, तो वो उसके साथ में वो लेता हुआ आएगा वहाँ पे कि हाँ, आपने जो रिस्पॉन्स किया था वो उसके रिप्लाई आपका आ चुका है। तो ये आपको फिर रिस्पॉन्ड कर देगा आपको। तो इसमें मेनली जो पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव रोल जो रहता है, तो वो है HTTP सर्वर का, मतलब HTTP जो प्रोटोकॉल आपका है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए, क्योंकि इसी की मदद से ही आप लोग कोई भी रिक्वेस्ट को या फिर जो है आपका रिप्लाई दिखाता है आपके ब्राउजर के ऊपर में। तो ब्राउजर मेनली यहाँ पे जो है बस आपका एक तरीके से ये होता है कि जैसे कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कोई भी आपका रिक्वेस्ट को जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल जो यूज होता है तो वो है HTTP। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका HTTP का आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी देखिए, जो इसमें दिया आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये HTML है, तो ये एक प्रोटोकॉल है जो बेसिकली ये यूज करते हैं हम लोग
प्रोग्रामिंग मतलब एक तरीके से आपका एक लैंग्वेज हो गया जो हम लोग डिजाइन करते हैं वेब पेजेस को। इंटरनेट में आप जितने भी वेब पेज आप देखते होंगे, जैसे कोई भी पेज आपका हो गया, तो वो जो है उसके लिए एक लैंग्वेज होता है जो कि आपका HTML। तो इसी लैंग्वेज में ही कोई भी वेब पेजेस को डिजाइन की जाती है। और इसके अलावा जो URL आपका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये भी आपका एक प्रोटोकॉल ही है। जैसे मान लीजिए किसी भी आपको रिसोर्स एरिया में, मान लीजिए कोई भी दूर दराज पे कोई भी सर्वर लोकेटेड है, तो वहाँ पे लोकेट होने के लिए URL का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपका है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये सबको भी आप लोग जो है याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि अ स्टोन लाइंग एट द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड अपीयर्स टू बी एट ए हायर पॉइंट देन इट एक्चुअली इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, कोई पत्थर है जो कि पानी में मान लीजिए कहीं पे वो नीचे रहता है, या कोल्ड में कहीं भी मान लीजिए वो तालाब हो गया या लेक हो गया, कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वो आपको इस तरीके से वो अपीयर होगा कि वो जो है आपका ऊपर उठा हुआ है, जबकि बजाय वो और एक्चुअल मतलब डेप्थ उसका ज़्यादा रहता है, लेकिन वो आपको लगेगा ना कि ये जो है अपना बॉटम से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो ये किस फिनोमिना के चलते होती है? तो देखिए इसके पीछे है फिनोमिना, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना आपका रहता है कि जिसमें कि आपको ये दिखता है यहाँ पे ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो एक्चुअल जो डेप्थ रहता है ना, तो वो लगेगा कि थोड़ा सा वो ऊपर आ गया है। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका रहता है कि जो मीडियम आपका ऊपर का है, मतलब मान लीजिए एयर मीडियम है और नीचे जो वाटर है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो मीडियम डेंसर मीडियम होता है एज कंपेरिजन टू जो आपका ऊपर का मतलब जो मीडियम है एयर आपका हो गया। तो डेंसर मीडियम होने के चलते ही है, जैसे मान लीजिए लाइट जब पास करता है आपका यहाँ पे डेंसर मीडियम में, तो उसके चलते जो है थोड़ा सा वो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा लाइट जो है वो आपको रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो इस कारण से आपको जो है ये पोजीशन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके पीछे फिनोमिना। इस तरीके से बहुत सारे फिनोमिना आपके रहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, तो उन सभी को भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मिथाली राज इज नोन इन द फील्ड ऑफ। तो मिथाली राज जो है तो ये कौन से फील्ड में ये जाने जाती है, मतलब ये जो है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये देखिए क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो मिथाली राज देखिए जैसे आपने इनका नाम सुना भी होगा, ये इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम के ये कैप्टन भी रह चुके हैं ये। तो ये जो है इंडियन विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम के ये कैप्टन भी रह चुकी है पहले। तो ये एक राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है। तो ये आप लोग बस याद रखना यहाँ पे कि क्रिकेटर है। तो देखिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और उनका कौन सा स्पोर्ट्स वो रिलेटेड रहते हैं, तो आपको ये भी तैयार करके जाने होंगे। तो हम आपको एक पूरा अपडेटेड PDF प्रोवाइड कर देंगे, एक जिसमें कि जीके में जितने भी आपके रहेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड या फिर जो भी रहेंगे, तो पूरा एक ही PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे आने वाले जो भी आपके एग्जामिनेशन है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है तो 4th नंबर का कि द ग्रेट इम्पेरर कनिष्क बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो जो इम्पेरर कनिष्क थे तो ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो देखिए यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है आंसर, इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए दिया हुआ कुषाण, गुप्ता, मौर्य, वर्धमान। तो जो कनिष्क है तो ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो देखिए कुषाण डायनेस्टी आपका जैसे कि ये जो है, तो ये जो मतलब इसकी स्थापना जो की गई थी तो वो कैथिफेसिस के द्वारा ये किए गए थे। ये इसके फाउंडर थे कुषाण एम्पायर का। तो कनिष्क जो है तो उसी रूल से ये बिलोंग करते थे। और इसके साथ में देखिए जो मेन कैपिटल था इनका जो वो था आपका यहाँ पे, तो वो पुरस्पुरा में लोकेटेड था इनका बेसिकली। तो यहाँ पे मेनली देखिए जितने भी एम्पेयर मतलब जो थे और कौन से फाउंडर थे उनके, मतलब जो भी डायनेस्टी था और उनके जो फाउंडर थे और जो ग्रेट रूलर थे उसके जो डायनेस्टी के, तो वो चीज़ आपसे हमेशा पूछा था एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और उसके फाउंडर कौन से है और उस समय जो लास्ट किंग या फिर जो ग्रेट रूलर कौन थे उस डायनेस्टी के। तो ये आपसे क्वेश्चन बराबर पूछा था एग्जाम में। तो पहला देखिए नंदा डायनेस्टी है, तो इसके फाउंडर थे महापद्मनंद या फिर जो उग्रसेन को भी बोला जाता है। तो दोनों नाम आपसे पूछा सकते हैं, दोनों नाम आपका रहेगा तो कोई भी आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो महापद्मनंदा आपका हो जाएगा, तो ये इसके फाउंडर थे। और जो सबसे मतलब इसके जो ग्रेट या फिर जो लास्ट रूलर थे इसके, तो वो थे धनानंद। फिर उसके बाद देखिए मौर्यन एम्पायर आपका है, तो मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके जो लास्ट रूलर थे तो वह है बृहद्रथ। फिर उसके बाद देखिए आपका गुप्ता एम्पायर है, तो इसका देखिए जो फाउंडर थे तो वह है चंद्रगुप्त वन। और इसमें देखिए जो लास्ट ग्रेटेड रूलर थे इसके, तो वह है स्कंदगुप्त। ये लास्ट रूलर नहीं, मतलब जो लास्ट ग्रेट रूलर जो थे आपके, तो वो थे आपके स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि कौन लास्ट रूलर थे, और बाकी ये सब दिया आपका यहाँ पे। तो ये जो है उसके मतलब कि जो सबसे जो ग्रेट रूलर रहे होंगे उस समय के अपना। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पर
सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी के देखिए जो फाउंडर थे तो है पुष्यमित्र सुंग। और इस समय देखिए जो इसके सबसे जो लास्ट ग्रेटर रूलर थे अब सुंग डायनेस्टी का, तो वो है देवभूमि। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है सतवाहना डायनेस्टी। तो सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे तो वो है सिम्मू। फिर उसके बाद देखिए और भी आपका दिया हुआ है, बेसिकली आपसे फाउंडर इसमें पूछा जाता है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उतना। फिर उसके बाद देखिए चालुक्य डायनेस्टी, तो ये है इसके पुलकेशिन वन। फिर उसके बाद चोल डायनेस्टी जो आपका है तो इसके विजय राज चोल है इसके। फिर उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो था तो इसके जो फाउंडर थे तो वह है दंतेदुर। फिर आपका देखिए स्लेव डायनेस्टी है, जो कि आपका इसे हम लोग दिल्ली सल्तनत जो आपका स्टार्ट हुआ था उसमें, तो स्लेव डायनेस्टी जो आपका है तो ये इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर खिलजी डायनेस्टी क्या है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी क्या है गयासुद्दीन तुगलक। और लोधी डायनेस्टी क्या है बहलोल लोधी। और मुगल एम्पायर जो आपका लास्ट में था यहाँ पे तो वो है उसके फाउंडर बाबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और उसका जो फाउंडर है ये लिस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना। ये पीडीएफ में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि हु शैल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट आपका दिया हुआ है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट इसका मतलब होता है राज्यसभा, यानी कि जो अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, तो उसे बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा बोलते हैं हम लोग। तो इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होते हैं। तो देखिए जो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं तो वही एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, यानी कि राज्यसभा का। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो आप लोग जो इजिली बता सकते हैं। तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन है तो वो आर्टिकल 63 में मेंशन की गई है। तो आर्टिकल 63 में ये मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेल का वर्ड आपका दिया, तो इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट एनी टाइम होने ही चाहिए, इनका सीट कभी वैकेंट नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 64 में ये दिया आपका यहाँ पे कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना तो ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के, यानी कि राज्यसभा के। और वाइस प्रेसिडेंट को देखिए जो सैलरी दी जाती है इनको, तो वो जो है राज्यसभा का चेयरमैन होने के लिए दी जाती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट पे बने होने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सैलरी तो दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो किस मतलब कौन से पोस्ट पे, तो वो जब चेयरमैन जो होते हैं मोस्टली जो इनका काम होता है वो राज्यसभा में जैसे चेयरमैन जो रहते हैं मतलब जो रहते हैं तो उसके लिए दी जाती है, मेनली वहाँ पे इनका ज़्यादा फंक्शनिंग होती है। तो ये होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ये एमसीक्यू बनता है आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट के बाद तो प्रेफरेंस में इनका सेकंड पे आता है, यानी कि जो हाईएस्ट जो ऑफिस जो होता है ना कोई भी मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो होते हैं तो प्रेसिडेंट के पास सेकंड नंबर पे इन्हीं का ही आता है। और रैंक में यदि बात करते हैं प्रेसिडेंट के पास सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट का ही आता है। और इनका देखिए जो मेथड ऑफ इलेक्शन जो होती है तो वो ये भी आपका प्रेसिडेंट के सिमिलर ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे कि जो इलेक्टोरल कॉलेज जो रहता है ना इसका, तो इसमें जो मेंबर जो रहते हैं कंसिस्ट जो मेंबर रहते हैं तो उसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। अब इसमें ध्यान रखना एक बात आप लोग कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, और वो भी कौन सा, तो केवल दोनों हाउस के ही। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन में आपने देखा था वहाँ पे हमने आपको बताया होगा पहले कि उसमें जो है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है तो उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये मेजरली डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन है बराबर पूछा जाता है वहाँ पे। तो इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा तो सिर्फ इसमें इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा के ही सिर्फ रहेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं रहेंगे। तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। वही चीज़ आपका दिया हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट यहाँ पे। और जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर इनका है तो वो सिमिलरली प्रेसिडेंट के इलेक्शन जैसा ही है कि इनका जो इलेक्शन जो होता है तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होती है, जिसमें कि मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होती है, और इस वोटिंग जो होती है तो वो एक सेपरेट बैलेट के थ्रू होती है। और मेनली देखिए जो क्वालिफिकेशन रहता है कि जैसे कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो वही देखिए इसमें आपका है कि पहले इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करने हुए होने चाहिए, और साथ में
ये जो है क्वालिफाइड होने चाहिए द मेंबर ऑफ बीइंग राज्यसभा का, जैसे प्रेसिडेंट के लोकसभा को होता है, तो ये जो है मेंबर इलेक्टेड मतलब होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए राज्यसभा के लिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होल्ड ये नहीं किए होने चाहिए। तो ये तो सिमिलर ही आपका है प्रेसिडेंट के जैसा ही, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो है राज्यसभा के लिए इलेक्शन मतलब उसके मेंबर बनने के लायक होने चाहिए, और जबकि प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का था आपका दिया हुआ था। और इसके साथ में देखिए जो ऑथर ऑफ परमिशन जो होती है वाइस प्रेसिडेंट का आपका यहाँ पे, तो ये जो है एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए जो टर्म रहता है ऑफिस इनका वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो मेनली 5 ईयर्स का ऑफिस रहता है इनका, मतलब 5 ईयर्स का रहता है, और बीच में जो है अपना ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं कभी भी एनी टाइम प्रेसिडेंट को। तो इनका देखिए टेनर तो ऐसे 5 ईयर का रहता है, लेकिन बीच में ये रिजाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो आप जो है इन सभी को याद रखना, क्वेश्चन आपका कोई भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो डू और डाई जो है तो ये कौन सा मूवमेंट से एसोसिएटेड है। तो देखिए डू और डाई यानी कि जो करो या मरो का जो नारा जो था ये वाला, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। तो ये जो है जब मूवमेंट चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि ये लॉन्च किया गया था ऑफिशियली कांग्रेस के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कि मेनली महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। तो ये हुआ था 1942 में, मतलब कि जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था, तो उस समय महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था डू और डाई का। तो ये बेसिकली एसोसिएट किससे है, कौन सा मूवमेंट से है, तो वो है आपका दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि ये कब हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन आप यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जाए कि स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, और कौन सा मूवमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। और कब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये अगस्त 1942 को। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पे भी आपका डिपेंड करेगा, बट ऐसे आप जानते हैं कि जो फीमर जो आपका यानी कि जो जांग की जो हड्डी रहती है, तो वो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो इसमें आपका देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। इसमें यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, नेम ऑफ यूनिट, और क्या हम लोग इसका जो है किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करता है ये यूनिट, तो ये जो है आपको मैच करना है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है पॉज, फैराड, केल्विन और कैलोरी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो सबसे इसमें ईजी आपका तो वह केल्विन है। तो केल्विन जो है हम लोग जैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग केल्विन में, तो इसका देखिए सी जो है आपका 1 के साथ मैच होगा। तो सी देखिए 1 आपका केवल ऑप्शन ए में ही आपका दिया हुआ है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। बस आप लोग एक ही ऑप्शन को देखते ही आपने बता दिया। हालांकि आप और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए बी आपका दिया हुआ है फराड। तो जो देखिए फराड जो आपका रहता है, तो ये कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बी का आपका 4 के साथ मैच होगा। तो बी देखिए 4 आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए 1 में और 3 में आपका दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए जो कैलोरी आपका है, तो कैलोरी हम लोग जैसे क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है आपका डी का 2 के साथ मैच होगा। तो D2 देखिए इसी में आपका दिया हुआ है, और वैसे भी यही इसी में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। और बाकी देखिए पॉज आपका दिया हुआ है, तो पॉज जाती है विस्कोसिटी हम लोग मेजर करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन से भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन आपका अगर मिल गया मतलब जो मैच कब का कर गया, तो बाकी को आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डज द मैथमेटिकल टास्क इन। तो कंप्यूटर जो है ये अपना मैथमेटिकल टास्क ये कहाँ पे परफॉर्म करता है, मतलब कि बेसिकली जो है कहाँ पे स्टोर रहती है इसकी। तो इसमें देखिए दिया आपका रोम, रैम, ईपीरोम या फिर रजिस्टर। तो देखिए जो कंप्यूटर अपना जो भी मैथमेटिकल टास्क जो है ना, तो ये परफॉर्म करता है रजिस्टर में। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। और रजिस्टर देखिए बेसिकली ये जो है, तो ये एक स्पेशल पर्पस और हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स होती है। यानी कि जिस समय आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा होगा, तो सिर्फ उसी समय ही ये जो है मेमोरी को स्टोर किया हुआ रहेगा, और इसमें मेमोरी जो स्पेस रहती है ना, तो वो बहुत ही कम होती है। लेकिन ये जो है आपका एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है बेसिकली, जो कि आपका ये एक्सपेंसिव मेमोरी भी होते हैं, इस कैटेगरी में भी आपके आते हैं। और बेसिकली आपका वही इन्फॉर्मेशन को ये होल्ड करेगा आपका, कि जो सीपीयू आपका करेंटली वर्क करता हो उसी समय, जिस समय आप लोग फंक्शनिंग कर रहे होंगे। जैसे ही आपका पावर स्विच ऑफ हो जाएगा, तो मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, तो वो इस केस में स्टोर नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे। और बेसिकली जो रजिस्टर जो डेटा आपका स्टोर करके रखता है, तो मेनली आपको जैसे डेटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर एड्रेस हो सकता है, या फिर कोई जो इमीडिएट रिजल्ट जो रहता है प्रोसेसिंग का, सिर्फ उसी को ये होल्ड करके रखा रहता है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि सिक्किम शेयर ए कॉमन बॉर्डर विथ ओनली विथ विच स्टेट। तो सिक्किम देखिए ये जो है कौन सा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना, ओनली विथ यानी कि सिर्फ किस स्टेट के साथ एकमात्र जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें देखिए दिया बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और असम। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अगर मैप देखोगे कि कहाँ पे कौन सा स्टेट लोकेटेड है तो उसके बेसिस पे आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो सिक्किम देखिए ये जो है इसका बॉर्डर ओनली एंड ओनली विथ वेस्ट बंगाल के साथ इसका लगता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बॉर्डर इसका देखिए जैसे वेस्ट बंगाल के साथ में है। और अगर बात करते हैं कि जैसे अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें कि कंट्री की और जैसे इसका बॉर्डर शेयर होता है, तो उसमें आपका आता है 3 मेजर नेशंस होते हैं जिसमें कि चाइना, भूटान और नेपाल हो गया। तो इन 3 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है सिक्किम का। बट अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो वो है आपका ओनली वेस्ट बंगाल। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैप के थ्रू ही ज़्यादा बेटर रहेगा, याद करना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हमने एक पुराना मैप लिया हुआ है आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपके लिए। बट आपका जैसे जम्मू कश्मीर का जो रीजन है और लद्दाख का जो रीजन है यूटी है, तो अब आपका यहाँ पे इसका जगह पे ये आपका होगा। बट ये हमने लिया हुआ है पुराना वाला मैप ताकि आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिक्किम आपका ऊपर में ये रीजन पे आपका सिक्किम है, और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका सिक्किम यहाँ पे ऊपर में है। तो वेस्ट बंगाल जो आपका है तो ये वाला रीजन है, तो इसका बॉर्डर केवल जो है आपका वेस्ट बंगाल से ही लगता है। और बाकी देखिए बिहार आपका इधर है तो इसके साथ बॉर्डर नहीं लगता, आसाम है तो इसके साथ भी नहीं लगता। बट इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो ऊपर देखिए चाइना है, उधर आपका नेपाल है और इधर भूटान है। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री जो है मतलब जो लगती है सिक्किम के साथ में। लेकिन ओनली इंडियन स्टेट जो कि बाउंड्री लगता है इसका तो वह है वेस्ट बंगाल के साथ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका और भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया तो ये कितने इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर होता है इसका, इसके अलावा जो है और कितने कंट्री से इसका बाउंड्री शेयर होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैप के थ्रू ज़्यादा बेटर रहेगा याद करना, क्योंकि अगर मैप आप लोग देखे रहेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में। तो आई होप कि ये चीज़ जो है को आपको क्लियर हुआ होगा, और हमने आपको पहले भी ज्योग्राफी में ये सारे चीज़ आपको बताए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम आपको इसी तरीके से जो है सेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इंपॉर्टेंट जीके का, जिससे कि आपका जो है रिवीजन होता चले। और देखिए हम आपको जीके का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट नोट्स आपका रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके जितने भी आ सकते हैं इंपॉर्टेंट इन सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो वो जो है आपका एक ही पीडीएफ में आपको वो हम अवेलेबल आपको कुछ दिन में करा देंगे। और करंट अफेयर का हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।